कि हमने इस डायग्राम में क्या क्या शो किया है। तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ उसे इंट्रोडक्शन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन क्लास को। तो क्या है, हम टोटल चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट सिलेबस है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में आएंगे, सभी का एक अच्छे कंटेंट के साथ आपका रिवीजन कराएंगे। तो क्या करें, और एकदम फास्टली कराएंगे। वैसे तो हमने क्या किए, कंप्लीटली क्लास ली है इसकी फुल डिटेल, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रिवाइज करना है। और रिवीजन वही बच्चा करता है जिसको आता है, और कोई दिक्कत होती है तो हम उसको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या है, और ये ऑल वर्ड के लिए है, कोई भी बोर्ड, चाहे वो वैसे भी एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, इनका सिलेबस और सीबीएसई का सेम ही रहता है, सीधी बात है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और वन बाय वन आप एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो सिंपल सा समझते भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि इतनी फास्टली करेंगे कि समझ में भी कुछ नहीं आए। यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे कोई भी एक चार्ज होता है। क्या होता है, कोई भी एक चार्ज होता है। इसको क्या हुआ, कोई भी चार्ज होता है, कोई भी चार्ज होता है तो क्या होता है, वो फ्लास्क को रिलीज करता है। फ्लास्क को रिलीज करता है, जहां तक फ्लास्क जाता है वो क्या होता है, उसका क्षेत्र एरिया होता है, एरिया होता है। और उस एरिया में अगर आप कोई भी चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, ये क्षेत्र उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्या करेगा, ये चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। इसको माना हमने क्या, Q, और इसको मान लिया हमने Q0। सिंपल सी बात है, क्या होता है, कोई भी चार्ज होता है तो क्या होता है, फ्लैश रिलीज करता है, और जहां तक उसका फ्लैश जाता है वहां तक उसका क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड में अगर आप किसी अलग दूसरे चार्ज को रखेंगे तो वो क्षेत्र वाला जो चार्ज है उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर। तो क्या होगा, हम इसकी डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी से हम परीक्षण करके टेस्ट करके देख रहे हैं कि कहां पे कितना बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इस पे क्या है, लगने वाला बल कितना है, F, और ये क्या हमारा Q0 टेस्ट चार्ज है। अगर हमने क्या किया, F को Q0 को रेशियो में लगा दिया। क्या किया हमने, F को Q0 को अनुपात में लगा दिया, अब ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो सीधी बात है, इसके आंसर पे आते हैं, परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब अगर हमें यूनिट डिफाइन करना है तो यूनिट डिफाइन करने का बड़ा ही सिंपल मेथड है। क्या करो, जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसकी जगह उसकी वैल्यू रखते हो, यहाँ पे आपको उसकी जगह उसका यूनिट आपको पुट कर रहा है। एफ का यूनिट क्या होता है, एफ का यूनिट होता है न्यूटन, तो एफ की जगह न्यूटन आ गया। चार्ज का आवेश का होता है कूलम, तो चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, कूलम, तो इसका यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम। सिंपल। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, ये क्लियर हो गया ना, समझ आ गया। और ये थ्योरी लिखने के तरीके मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। जैसे आप जनरल लाइफ में चीजों को बनाते हैं, जैसे आप दीवार बना रहे हो तो दीवार बनाने में क्या करोगे, आप ईंटों का मसाले का यूज करोगे, फिर दीवार बन जाएगी। इसी तरह से फिजिक्स की चीजों को भी हम ऐसे ही बनाते हैं, फॉर्मूले को ऐसे ही बनाते हैं। हमने क्या लिया, एफ को परीक्षण आवेश को लगने वाले बल को लिया, परीक्षण आवेश को लिया, उसको रेशियो में लगाया, इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखो, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है हमारा, एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है। इनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। कितनी होती है, 2L होती है। इसका एक मिड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो ये तो आपके माइंड में सेट है,
क्या कि हमें कोई भी फॉर्मूला बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ डायग्राम से लेके उसको किसी न किसी सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्यू लिया, इनके बीच की डिस्टेंस ली, इनको किस में लगा दिया, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या बन गया अब आपका वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P। इसको ही क्या बोल दिया आपने, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत ध्रुव का कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही तो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है। जैसे मैंने कितनी बार बोला है कि दीवार क्या है, दीवार ईंट और मसाले की एक लाइन को दीवार कहते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत ध्रुव P क्या है, PQ और 2L का मल्टीप्लाई ही तो है। क्लियर। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, देखो दो आवेश है, एक आवेश ले रहे हैं हम और हाँ एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, और उनके बीच की दूरी ले रहे हैं, उसे किस में लगा रहे हैं, गुणनफल में। उसी को क्या कह रहे हैं, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो सीधी सी बात है, वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। दोनों क्वेश्चन क्लियर। आगे देखो, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो हम घनत्व डेंसिटी कई तरह से निकालते हैं, लेंथ में, लंबाई में भी निकालते हैं, क्षेत्रफल एरिया में भी निकालते हैं, और वॉल्यूम आयतन में भी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, किसकी, पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ का मतलब सरफेस की बात चलेगी, और सरफेस जो होता है, सरफेस को हम मानते हैं एरिया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एरिया का निकालने वाले हैं। तो मान लो हमारे पास कोई भी एक इस तरह का सर्कल है, मान लिया कोई चालक है, अच्छा अलग है ये, और इसके सरफेस पे क्या है, चार्ज है, सरफेस पे क्या है, चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज हो गया, और क्या हो गया, इसका सरफेस का एरिया ए हो गया। सरफेस का एरिया क्या हो गया, ए हो गया। तो आपको पता है ना कि हर एक फॉर्मूला इन्हीं का यूज करके बनता है। तो क्या करेंगे, क्या है, पृष्ठ घनत्व। तो इस पृष्ठ पे जो आवेश था और इसका जो एरिया था, इसका रेशियो है। इसको दोनों को काय में लगा दिया हमने, अनुपात में लगा दिया, रेशियो में लगा दिया। ये क्या बन गया, पृष्ठ घनत्व। तो क्या है पृष्ठ घनत्व, किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को, रेशियो को ही पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सिंपल। देखो यहाँ पे किसी चालक व अचालक, कंडक्टर नॉन कंडक्टर, क्या होगा, क्या अचालक पदार्थ के क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, क्षेत्रफल पर एरिया पे जो प्रेजेंट है आवेश चार्ज तथा क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। एक मिनट, इसका यूनिट रह गया। यूनिट कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला था अभी, जहां जो आता है उसकी जगह उसका यूनिट रख दो। आप यूनिट रख दोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्यू की जगह क्यू का यूनिट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कूलाम। लेंथ का यूनिट, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो क्या आ जाएगा, कूलाम इनटू मीटर। किसी को डाउट, तो ये भी हो गया। आप इसका भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ना यूनिट। तो क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और ए का यूनिट क्या होता है, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो क्या है, किसी चालक, ये तो हो गया ना क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, अब देखो क्या है, ये क्या, ये तो ना कीजिए। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे प्लेट होती है, आपने देखा होगा प्लेट होती है ना, तो प्लेट मान लिया इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। आपको पता अगर आपने कोई, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंट बन जाएगा। ये तो आपको पता है ना, सिंपल सी बात है, चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा। तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो इसका विभव प्लस में और इसका विभव माइनस में, तो दोनों के बीच क्या हो गया, विभव का अंतर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंट विभवांतर हो गया। और इस विभवांतर की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भागेगा, गति करेगा। तो अगर इस विभवांतर को कितना कर दो आप, 1 वोल्ट कर दो, क्या कर दो, 1 वोल्ट कर दो, उस टाइम पे जो इसको ऊर्जा मिलेगी 1 वोल्ट करने पर, ये तो क्लियर है ना माइंड में। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंट आप लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब इसे ऊर्जा मिली है तभी तो भाग रहा है ना। तो क्या होगा, और कितना कर दिया हमने यहाँ पे कितना करना है, 1 वोल्ट।
जैसे ही आपने 1 वोल्ट इसका विभवांतर करा, पोटेंशियल डिफरेंट करा, तो इसको जो एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यही बोला, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा अर्जित होने पर अर्जित होती है, अर्जित होती है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंट आपने बंद कर दिया, जो भी उसे एनर्जी मिलेगी उसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। गॉस की फिर में, गॉस की फिर में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गॉस की थ्योरम और उसके यूजेज। क्या होती है गॉस की थ्योरम? गॉस की थ्योरम होती है फाई इज इक्वल टू, जैसे क्या होता है गॉस की थ्योरम होती किस पे डिपेंड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फास्टली चलेंगे, समझते चलेंगे पॉइंटों को भी। होता क्या है, हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, पृष्ठ है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, कोई भी एक चार्ज है, एक है चार्ज, 10 है, कितने, हमें तो टोटल से मतलब है। कोई सरफेस है उसके अंदर चार्ज रखिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज को ऊपर लेंगे और इसको नीचे लेंगे। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लास्क है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके अंदर चार्ज रखिए, चाहे कितने भी रखिए, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो आपको क्या पता है, चार्ज फ्लास्क छोड़ता है, फ्लास्क छोड़ता है ना, तो चार्ज फ्लास्क छोड़ेगा। तो गॉस की प्रमेय से हम निकालते हैं कि कोई चार्ज कितना फ्लास्क छोड़ रहा है उस सरफेस से, पृष्ठ से, गॉस की प्रमेय निकालते हैं। तो इसे निकालने का, किसी पृष्ठ से फ्लास्क को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू क्या है, टोटल चार्ज। तो ऐसे में तो एक ही चार्ज का यूज करते हैं मोस्टली, तो एक ही चार्ज ले लेते हैं। क्लियर। तो यही होती है गॉस की थ्योरम। क्या होती है गॉस की थ्योरम? अब क्यू क्या है, क्यू क्या है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ चार्ज, और ये क्या है, वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता, इनके अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क जो होता है वो क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जैसे आपकी मर्जी करे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वे में लिखा है क्या, किसी बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश तथा वायु व निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लास्क कहते हैं। क्लियर। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के इतने ही थे, इतने थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब करेंगे हम इसकी गॉस के प्रमेय के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जहां से 100% क्वेश्चन पेपर में आने के चांस रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखो क्या पहला करना है, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है आपको, प्रूफ। तो आपको आर्टिकल, क्योंकि सब रिवाइज कर रहे हैं, तो आर्टिकल का करने का तरीका तो आपको पता होगा कि हमें पहले डायग्राम बनाना होता है, फिर उसका साइड में थ्योरी लिखनी होती है, मीन्स उसके बारे में लिखते हैं कि हमने इस डायग्राम में क्या क्या शो किया है। तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ उसे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मीन्स यहाँ पे डायग्राम में, चित्र में जो भी लिखा है, तो आप इंट्रो में बता रहे हो कि इसमें ये चीजें होती है, फिर हम फॉर्मूला कर देते हैं। शायद आपको ये पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही होता है, पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर जो भी डायग्राम में है आप इंट्रो करके उसका लिख देंगे कि हाँ इस डायग्राम में ये है, फिर उसका फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे, राइट। तो हम इंट्रो लिख के लेके आए हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका जो गॉस की प्रमेय का कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम होता है। डायग्राम होता है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिया हमने, देखो करना क्या है, एक पॉइंट लिया हमने ओ पे क्या किया हमने, क्यू चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, फिर ओ के अराउंड चारों तरफ हमने एक सरफेस ले लिया, क्योंकि ध्यान रखना गॉस की प्रमेय में 2 काम होते हैं। एक तो हमें इमेजिनरी काल्पनिक पृष्ठ मानना होता है, अपने अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग, गॉस है तो गॉस के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको एक काल्पनिक पृष्ठ मानना पड़ेगा। और पृष्ठ कैसा होना चाहिए, जैसा आपका चार्ज का साइज होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो गॉस की प्रमेय जहां पे आप यूज करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको एक सरफेस मानना पड़ेगा अपने साइड से। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये अपने अकॉर्डिंग एक हमने यहाँ पे क्या मान लिया, सरफेस मान लिया। अब सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, तो सीधी सी बात है उसका एरिया भी होगा। फिर हमने क्या किया, इस ओ पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया, फिर चार्ज से हम r मीटर की दूरी पर यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट लिया, और पी पॉइंट के चारों तरफ हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, और यहाँ पे हमने जब चेक किया तो डी की दिशा इस साइड थी और ई की दिशा इस साइड थी, इन दोनों के बीच जो कोण था वो थीटा था। क्लियर है। तो ये डायग्राम आपको शायद समझ आ गया होगा कि इस तरह का डायग्राम हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, इस तरह से हमें डायग्राम को यूज करना है।
तो पहला गॉस की पिरामिड में दो चीजों को याद रखना है आपको, क्या, एक तो आपको सरफेस पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ बनाना पड़ेगा अपने साइड से, जैसा स्ट्रक्चर होगा चार्ट का वैसा आप बना लेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि पहले आपको छोटा सा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस की पिरामिड का मतलब क्या होता है, गॉस की पिरामिड का मतलब होता है किसी बंद पृष्ठ से आप ये देखना चाह रहे हैं कितना फ्लास उससे रिलीज हो रहा है, निकल रहा है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, छोटे एरिया से देखेंगे कितना फ्लास निकल रहा है, फिर कंप्लीट से देखेंगे। बस दो ही रूल है गॉस के, एक तो आपको सरफेस लेना है इमेजिनरी मतलब काल्पनिक पृष्ठ लेना है, दूसरा पहले छोटे से चेक करना है कितना फ्लास निकल रहा है, फिर कंप्लीट से करना है, फिर आपका हो जाएगा। अब देखो इंट्रो में क्या करते हैं, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आपको लिख देना है डायग्राम में, ये होता है डायग्राम का इंट्रो। ठीक है, बहुत से बच्चे इसे रटते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, जो आपने डायग्राम में लिखा है दिख रहा है आपको वही लिखना है। देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है, माने कि एक बिंदु वो है, दिख रहा है ना एक बिंदु वो, उस पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ दिख रहा है ना, तो हमने लिख दिया इस पर क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपको क्या दिख रहा है, ओ से 8 मीटर की दूरी पर क्या है, और फिर क्या करा हमने, वो के चारों तरफ क्या बना लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ बना लिया इमेजिनरी सरफेस, तो लिख दिया हमने कि इमेजिनरी सरफेस है। इस तरह से हम इसका इंट्रो निकाल सकते हैं। इंट्रो तो समझ आ गया, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसके सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं। पहले मैंने बोला आपको छोटे से निकालना पड़ेगा, किससे, छोटे से निकालना पड़ेगा, डीए से। तो क्या करोगे आप, डीए से गुजरने वाला फ्लास्क, इधर से कर लो, फिर बाद में दिक्कत आ सकती थोड़ी। क्या करना है, पहले आपको छोटे से निकालना है। जैसे ऐसा नहीं होता अपनी पर्सनल लाइफ में, जैसे हम कोई चीज लेते हैं तो पहले थोड़ी सी टेस्ट करके देख लेते हैं, फिर उसको खरीद लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो क्या होगा, पहले डीए से गुजरने वाला फ्लास्क निकालना है आपको। कितना होता है, D5 इज इक्वल टू ई डी। पहले हम इसे किस में लिख सकते हैं, वेक्टर की फॉर्म में, और वेक्टर की फॉर्म को हटाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, कोस थीटा, तो DA कोस थीटा। क्लियर, DA कोस थीटा हो गया। अब क्या करना है आपको पूरे चैप्टर में ये फ्लास्क वाला चैप्टर में नहीं, बल्कि यहाँ पे इसके यूजेज में गॉस की पिरामिड में कौन सा, ये फ्लास्क वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि फ्लास्क की हमें से निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको क्या है, यहाँ पे फाई की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो आपको ई की वैल्यू लगानी पड़ेगी। ये आपको वैसे भी मैंने बहुत बार बताया क्या, कि जिसकी वैल्यू आप डिफाइन करते हैं उससे अलग जो भी होता है उसकी वैल्यू आपको लगानी पड़ती है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई की वैल्यू यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब क्या होगा, अगर इससे हम यहाँ पे ई की वैल्यू निकालें इस पॉइंट पे, तो कितनी आएगी, ये फॉर्मूला आपने क्लियरली पढ़ा है क्या, ई इज इक्वल टू, और इसे क्या मान लिया हमने, वायु निर्वात में मान लिया, एयर और वैक्यूम में मान लिया। जब एयर वैक्यूम में मान लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि हम इस पॉइंट पे ई निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू रख देंगे ना, तो हम साइड में ऐसे करके लिख देंगे, क्योंकि करके लिख देंगे कि ई बराबर क्या है अपना 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये आप इस तरह से लिख के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको क्या बन जाएगा, D5 इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और क्या है अपने पास, कोस थीटा क्या था, और डी ओमेगा बराबर क्या होता है, DA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे देखो, इसकी जगह किसकी जगह, यहाँ पे अपना DA रह गया ना, DA रह गया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया अपना DA कोस थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपने, DA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर की जगह आपको साफ साफ पता है D ओमेगा लिख सकते हो। जब D ओमेगा लिख सकते हो तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0, और क्या आ गया आपके पास, D ओमेगा आ गया ना। तो फिर जब हमारा छोटे से निकल जाता है, किससे निकल जाता है, छोटे से क्षेत्रफल से, एरिया से निकल जाता है, फिर हम इससे कंप्लीट से निकाल लेते हैं। कंप्लीट से निकालने के लिए कुछ नहीं करना, समाकलन का इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, दोनों साइड लगा दो। तो क्या आप लिख देना यहाँ पे, समाकलन करने पर नहीं भी लिखोगे, करने पर इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड में समाकलन कर दिया। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो बेटर रहेगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड का मीन दोनों साइड में हम समाकलन कर रहे हैं, क्या 1/4πε0 D ओमेगा।
आपको क्लियर में पता है क्यू, हाँ क्यू भी है, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि क्यू तो अपना साथ साथ चल रहा है, यहाँ पे क्यू अपना साथ साथ चल रहा है। ये हो गया। आपको पता है इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसके पास डी लगा होता है, ठीक है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने सिंपल रूल बताया कि आप सिंपल में समझ लो कि डी इसको डी समाकलन को डी खत्म कर देता है। जैसे बायो वाले है ना, उन्हें समझ नहीं आता इंटीग्रेशन, तो बस ये समझ लो कि समाकलन डी को काट देगा, समाकलन क्या कर देगा, डी को काट देगा। जिस समाकलन आता है वो अपने स्टाइल से समाकलन करके कर ले। तो आपका क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे q बचा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, और क्या बचा, ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा की वैल्यू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई गया, आपका प्रूफ हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ऐसे कर करना, दिक्कत क्लियर, आगे चले। अब देखो आर्टिकल नंबर सेकंड, आर्टिकल नंबर सेकंड क्या है, इसके यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिया, पहले क्वेश्चन समझ लो, उसने क्या बोला है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान तार से क्या उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। क्या आपको गॉस के नियम का यूजेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमारे पास एक इन्फिनिटिव लेंथ का वायर है, क्लियर, इन्फिनिटिव लेंथ का वायर, तो गॉस के नियम का यूज करके, गॉस के नियम का यूज करके मतलब जैसे मैं बोलूं पानी का यूज करके काम करो तो आप पानी डालोगे ना उसमें, इसी तरह से गॉस की थ्योरम का यूज करना है। गॉस की थ्योरम क्या आई थी हमारी, अभी आपने देखा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका यूज जरूर लेना है आपको, इसका यूज जरूर लेना है। अभी मैंने क्या बताया था, हमारे पास अनंत लंबाई का एक वायर है, तो आप अगर वहां से फ्लास्क निकालोगे तो आपको उसके अराउंड चारों तरफ क्या बनाना पड़ेगा, एक काल्पनिक पृष्ठ बनाना पड़ेगा, गॉस का रूल होता है। तो हमने, और जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, वायर इसी तरह से होगा ना, गोल अराउंड, तो ये कैसे लग रहा है, सिलेंडर की तरह, मतलब बेलन की तरह। तो ये इसका चार्ज का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बेलन की तरह, तो हमने सरफेस भी बेलन की तरह बना लिया। खुद सोचो कि बाइक का कवर आप मारुति पे तो नहीं लगा सकते ना, तो जैसा होगा वैसा उस पर कवर चढ़ाओगे, कवर मान लो यहाँ पे, क्लियर, नहीं आ सकता ना, उल्टा सीधा आएगा तो फाड़ वड़ के इधर उधर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ तक समझ आ रही है। फिर हमने एक क्या बना लिया, इसकी तरह सरफेस बना, काल्पनिक पृष्ठ बना लिया, और हमें किससे, इस वायर से 8 मीटर की दूरी पर इस P पॉइंट पे हमें E डिफाइन करना है, E डिफाइन करना है। गॉस का रूल क्या कहता है, पहले छोटे से निकाल दो, फिर कंप्लीट से निकाल दो। तो पहले क्या करेंगे, हम छोटे से निकालेंगे DA से, फिर कंप्लीट से निकालेंगे, यही क्या गॉस का नियम कहता है। गॉस का नियम दो ही चीजें तो बोलता है, एक तो आप काल्पनिक पृष्ठ बना लो, पहले छोटे से फ्लास्क निकाल दो, फिर कंप्लीट से निकाल दो, और इसका क्षेत्रफल पूरे का कितना है, हमने मान लिया A, और इसका A कितना होता है 2 पाई r l, और एक इसका लाइनर इंटेंसिटी भी होती है, रेखीय पृष्ठ घनत्व। तो रेखीय पृष्ठ घनत्व कितना होता है इसका, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। ठीक, क्लियर करें। और ये मैंने अभी बताया था आपको, जो भी यहाँ पे दिख रहा है आप लिख दो इंट्रो में ये लिखा हुआ है, जैसा भी यहाँ पे जो चीजें दिख रही है आपको लिखना है। जैसे माने कि एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, ये एक समान रूप से आवेशित है, देखो इस पे एक समान रूप से आवेश चढ़ा हुआ है, और तार का रेखीय घनत्व कितना है, कहाँ गया, रेखीय घनत्व लैम्डा होता है, कितना होता है, लैम्डा पे डाल लेना, यहाँ पे लैम्डा होता है। और क्या है, इसके चारों तरफ एक बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ बनाया है, काल्पनिक पृष्ठ बनाया है ना, और क्या, जिसकी लंबाई L है, और सीधी बात है 8 मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, इसके चारों तरफ एक छोटा क्षेत्रफल D है, और इनके बीच कोण 0 मानना पड़ेगा, कितना, 0। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि बच्चे इसे भी याद करते हैं, लेकिन इसे याद करने की कोई भी जरूरत, जो यहाँ पे आप लिख दो। करें स्टार्ट। गॉस की थ्योरम क्या बोलती है, गॉस की थ्योरम बोलती है भाई पहले छोटे से निकाल दो, फिर कंप्लीट से। सबका करने का तरीका एक ही है, छोटे से निकालो। तो पहले किससे, DA से गुजरने वाला फ्लास्क, DA से गुजरने वाला फ्लास्क क्या होता है, अभी देखा था आपने, D फाई इज इक्वल टू EDA। पहले वेक्टर फॉर्म में लोगे, यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे कोण 0 है, कितना लेंगे आप, 0। तो क्या हो गया, ये हो गया, इसको काय में बदलोगे आप, EDA cos थीटा, और आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी लगानी, 0। जब 0 लगाते हो तो इसका मान कितना होता है, cos 0 का 1। जब 1 हो जाता है, EDA को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो EDA बच जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, EDA।
फिर क्या है, छोटे से निकालते हो फिर संपूर्ण से निकालते हो, फिर क्या लिखते हो, कंप्लीट से, कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लास्क, गुजरने वाला फ्लास्क। क्या करना होता है इसमें, अभी बताया था, जो इंटीग्रेशन आता है, अच्छा बना ये मान लो कि डी से समाकलन से डी कट जाएगा, क्या होगा डी फाई, यहाँ पे भी क्या इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या ईडी है, ईडी है ना, ये सिंपल मेथड बताया मैंने, इससे ही काट दिया करो, पेपर में ऐसे काटना नहीं है, आपको समझाने के लिए, आपको डी हटा देना है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका फाई, यहाँ पे बचा ई और ए। अब आप वैल्यू लगा दो, आपको पता फाई की वैल्यू क्या लगानी है, गॉस का यूज करना है ना, फाई की वैल्यू लगानी है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ए की वैल्यू कितनी लगानी है 2 पाई आर। तो क्या स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, एक साथ भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप जितना आसानी से कर सको। तो यहाँ पे लिख देंगे आप क्यू भी करके, क्या ए बराबर कितना 2 पाई आर एल, और फाई बराबर कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, इसकी वैल्यू कितनी, फाई की वैल्यू लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला गॉस का नियम का यूज करके करना है इसे। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि फाई की वैल्यू आपको कितनी लगानी पड़ेगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसने साफ साफ बोला है गॉस का नियम का यूज करना है। गॉस का नियम क्या है, जहां फाई आएगी आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाना पड़ेगा। आपको ई तो निकालना है ना, ई को रहने दो, बाकी सबको इस साइड। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो ई की वैल्यू डिफाइन हो गई, क्लियर, ई की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू डिफाइन हो गई। उसके बाद क्या है, रेखीय घनत्व, क्या क्या होता है रेखीय घनत्व, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एल, लिखा हुआ है ऊपर। अगर आप क्यू निकालोगे तो एल, तो क्या हो जाएगा लैम्डा एल इज इक्वल टू क्यू। तो क्या रख सकते हो आप, क्यू की जगह लैम्डा एल, तो क्या रख दोगे आप लैम्डा एल। इसको कुछ सटीक सही से लिख दूं, सही से का मतलब ये होता है सुटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पाई के साइड में लिखा हुआ अच्छा लगता है एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, और क्या हो गया आर एल, ये ई की वैल्यू यही तो चल रही है। अरे इतना तो पता है ना, इसे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हमारा एल से एल गया, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बच गया, आपका फाइनल फॉर्मूला बच गया भाई, फाइनल फॉर्मूला क्या बच गया आपका, ऊपर लैम्डा बचा हुआ है आपका, नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या क्या ई की वैल्यू कितनी बची 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बचा लैम्डा, नीचे बचा आर। लो हो गया, क्लियर। तो ये था हमारा इसका दूसरा यूजेज, दूसरा यूज था ये तो क्लियर है। आगे चले, बस ये वाला यूज और करना ही है, अच्छा है। अब ये कौन सा करना है, देखो सिंपल है, सबका एक ही स्टेप है, छोटे से निकालो, कंप्लीट से निकाल दो, फाई की एक ही वैल्यू लगा दो, बात खत्म। यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे भी सेम करना है। क्या करना है, हमारी एक समतल प्लेट है, उसके अराउंड हमने क्या ले लिया, काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे एक पॉइंट था, वहां पे क्या था, एक पॉइंट पे निकाल लेते अपने फ्लास्क, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट पे निकालेंगे। सोचो क्यों, प्लेट ऐसे खड़ी है, तो फ्लैश इस साइड भी मारेंगे फ्लैश, तो इसमें 2 पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, इस साइड भी और उस साइड भी, क्लियर है ना। बस अंतर यही है, वहां पे एक साइड है, यहाँ पे 2 साइड, बाकी सेम ही है, करने का मेथड एक ही है, छोटे से निकाल दो फिर कंप्लीट से निकाल दो, लगा दे। देखो यहाँ पे ये इंट्रो तो आप समझ गए ना, जो भी यहाँ पे दिख रहा है आप इस इंट्रो करके लिख दो कि इसमें ये डायग्राम में ये है, 2 पॉइंट है, ये जो भी है आपको ऐसे लिख देना है। करें अब, तो पहले किससे करना है, आपको डीए से, देखो सब एक से अच्छा है, डीए से गुजरने वाला फ्लास्क, डीए से गुजरने वाला फ्लास्क, यहाँ पे क्या है, कितना होता है, डीए से गुजरने वाला फ्लास्क कितना होता है, कितना, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी। अभी आपको मालूम है, इसके हटाने के लिए क्या होगा, ई डी ए कोस थीटा लग जाएगा, और यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी आपको 0। जब 0 लगाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, डी ए कोस कितना 0, और आपको पता कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, अरे ये तो समझ आ रहा है, डी ए ये कितना है, डी ए
अब आपको पता कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास बचेगा ईडी, यही तो बचेगा ना। आपको मालूम है फिर सेकंड स्टेप में क्या करा था हमने, संपूर्ण से निकाल दो, कंप्लीट से निकलने वाला क्लास, तो क्या होगा, ये संपूर्ण पृष्ठ से कितना, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता है, बस इंटीग्रेशन समाकलन का साइन लगा दो। देखो डी फाई इधर ले लो, इधर भी कितना EDA। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, करना क्या है, यहाँ पे मैंने बोला 2 पॉइंट पे लेते हैं, यहाँ पे कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, लेकिन हमने कितने पॉइंट पे लिया है, 1 पॉइंट पे, तो हमें क्या है 1 पॉइंट पे और लेना पड़ेगा। तो उसमें भी कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ऐड करके करना है, क्लियर। जैसे हमने 1 पॉइंट पे निकाल दिया, मैं बोल रहा था ना यहाँ पे 2 पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, तो 1 पॉइंट पे ये आया, 1 पॉइंट पे ये आया, तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 1 पॉइंट पे और करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, डबल आएगा, कितना आएगा, समझ रहे हो ना ये वाले ये पॉइंट, तो आपको डबल में कर देना है, क्या कर देना है, डबल में। करूँ या आप कर दोगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। यहाँ पे क्या करोगे, डबल में, डबल का मतलब मैं कर ही देता हूँ, हाँ मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, कभी तुम कंफ्यूज। डबल का मतलब 2 लेने हैं आपको, क्या लेने हैं, 2 लेने हैं, कैसे देखो, ऐसे ऐसे लेने, डी फाई इज इक्वल टू, ऐसे ले रहे थे ना आप, 1 ले रहे थे, वो मैंने इसलिए किया था कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, 1 ले रहे थे ना, यहाँ पे कितने, 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है, यहाँ पे कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो जैसे 1 पॉइंट के लिए कर रहे थे ऐसे ही 2 पॉइंट के लिए करना है। कोस थीटा लगा दोगे आप, तो कोस थीटा लगा दोगे क्या होगा, वेक्टर हट जाएगा, कोस थीटा लग जाएगा, वेक्टर हटाओ कोस थीटा लगा। अब क्या करेंगे आप, आपको मालूम है यहाँ पे क्या रख दोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू बराबर है, मतलब यहाँ पे बराबर है, सॉरी यहाँ पे बराबर। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप कर दोगे इसको जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 0 रख दोगे, कितनी रख दोगे इसकी वैल्यू, कोस 0, और यहाँ पे भी क्या रख दोगे, EDA कोस 0। आपको पता है कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी और बात खत्म, कर दिया। अब यहाँ पे क्या करो, डबल करना है, क्या करना है, डबल करना है, डबल करना है ना। अब क्या होगा, डी हट जाएगा, डी हटा दो, ये सिंपल रूल बताया मैंने, इससे कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे होगा 5, अब EA प्लस EA, देखो ये मेथड मैंने अपनी साइड से लगाया है बायो वाले बच्चों के लिए, ठीक है, उन्हें दिक्कत आती है, और जिसे इंटीग्रेशन आता है कोई दिक्कत नहीं, क्या कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा ना, 2EA, आपको ये निकालना है ना। आप वैल्यू लगा दो, वैल्यू लगा दो, किसकी, 5 की वैल्यू लगा दो आप, इसके लिए A की वैल्यू कोई नहीं होती, A की वैल्यू यही रहती है प्लेट वाले केस में, तो 5 की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले यही किया था ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रख दो यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2EA, E निकालोगे तो 2 और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा, Q ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा अपना, तो इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, बात कुछ नहीं है, क्या A ऐसे करके लिख देते हैं, सुटेबल लगता है, आप मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हो। अब लास्ट स्टेप आपको मालूम है, अभी कराया था मैंने, क्या आपको मतलब इसकी क्या निकालना है, घनत्व में रखना है, और घनत्व क्या होता है इसका, इसका घनत्व होता है ये सिग्मा इज इक्वल टू A Q अपॉन A, तो यहाँ पे क्या, अगर आप क्या निकालोगे, Q निकालोगे तो क्या आएगा, Q बराबर कितना, सिग्मा A, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड में कि क्या 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 लिखोगे, कि यहाँ पे करा दूं, ठीक है, वहां पे थोड़ा शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको लिख देना है कि Q बराबर भाई हम रखने वाले हैं यहाँ पे सिग्मा A, चूंकि करके, क्लियर, और ये लगा के और आप यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या होगा, E बराबर कितना हो जाएगा आपका, E बराबर Q की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा A, और नीचे कितना चल रहा है आपका, नीचे चल रहा है आपका 2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 एप्सिलॉन नॉट A, सिग्मा A, A से A गया, तो E बराबर क्या बचा आपका, 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जितने भी चैप्टर के इंपोर्टेंट थे क्वेश्चन हमने कर लिए।
तो सीधी सी बात है, मेरा पर्पस यही था बस कि जितने भी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन उन्हें आपको अच्छे से रिवाइज करा दो। इसी तरह से हम कंप्लीट चैप्टर के लॉन्ग शॉर्ट टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के करेंगे। तो आज की क्लास में क्या करते हैं, हम यहीं पे क्लोज करते हैं।